हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा, हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ। ऐप आपके पास आई थिंक इंस्टॉल होगी। आप उस ऐप की मदद से सारी की सारी वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं। ये लगभग 9वीं या 10वीं वीडियो आपके पास है। हर एक वीडियो में एक टॉपिक कराया जाता है, साथ में उसके बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाते हैं। बट आज की जो टॉपिक है वो बेटा मैं इससे पहली वाली क्लास में करा चुका हूँ। टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक है अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, अकाउंट की कन्वेंशन और अकाउंट की प्रिंसिपल। ये इसकी थ्योरी वाला पोर्शन मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया था। आज वाली क्लास में मैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा। हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुल मिलाकर अकाउंट की 4 परंपराएं होती हैं। परंपरा याद रखना, 4 होती हैं। कितनी परंपराएं होती हैं? 4। कन्वेंशन कितने होते हैं? 4। और कॉन्सेप्ट कितने होते हैं? 8। मैंने आपको बताया था कन्वेंशन 4 हैं, कॉन्सेप्ट 8 है। वो 4 कन्वेंशन क्या क्या थी मैं हल्का सा आपको बता चलता हूँ। एक तो हमारे पास रूढ़िवादिता की परंपरा, पहली कन्वेंशन या पहली परंपरा रूढ़िवादिता, जिसे हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। दूसरी एक रूपता यानी कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक बार जो नीति अपना ली बार बार चेंज नहीं करनी। पूर्ण प्रकटीकरण यानी कि जितनी भी चीजें हैं उन्हें डिस्क्लोज करना है बुकों के अंदर, उन्हें आपको छिपाना नहीं है। और चौथी परंपरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज भौतिकता की परंपरा, मीनिंग वो चीजें जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें ही अकाउंट में शो करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें अकाउंट्स में शो नहीं करना है। अब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, अब हम चलते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न पर। आज की क्लास में क्या समझने वाले हैं उसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न यही है, लेखांकन की कितनी मुख्य अवधारणाएं होती हैं? अवधारणाएं, बात किसकी चल रही है बेटा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे मुख्य अवधारणा। देखो अवधारणाएं तो बहुत सारी होती हैं, शब्द हमेशा मुख्य अवधारणाओं के नाम से ही आएगा। तो मुख्य अवधारणाएं हमारे पास कितनी होती हैं भाई? 8 होती है ना। कॉन्सेप्ट कितने होते हैं हमारे पास? 8 कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की अवधारणा नहीं है? उपार्जन अवधारणा। देखो मैंने कहा बहुत सारे 8 तो होते होते हैं, कुछ और भी होते हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट भी होता है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या आता है ना, कि कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन को लिखा जाना है। तो ये अवधारणा है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने का खरीदा है उतने का लिखा जाना है। ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर चीज के दो पक्ष होते हैं। वस्तु विनिमय कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बार्टर कॉन्सेप्ट, कोई अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। मालिक अपने बिजनेस से अलग होता है, ये किस अवधारणा ने बताया? ये बताया है व्यवसाय की इकाई अवधारणा ने, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है मालिक अलग है और इसका ऑनर, बिजनेस अलग है। ऑनर और बिजनेस सेपरेट सेपरेट होते हैं, और ऑनर अगर कोई पैसा लगाएगा तो उसे कैपिटल बोलेंगे, और कैपिटल हमेशा लायबिलिटी। चौथा प्रश्न है, सभी लेन देन रुपए में मापे जाएंगे। यानी कि जितने भी लेन देन है ना उन्हें क्वांटिटी में शो नहीं करना है कि मैंने 20 ट्रक बेचे हैं, मैंने 40 ट्रक बेचे हैं, मैंने 100 ट्रक बेचे। कितने रुपए के ट्रक बेचे हैं उसे अकाउंट्स के अंदर लिख। कितने ट्रक बेचे हैं वो जनरल एंट्री में हम ये नहीं करते कि ट्रक अकाउंट डेबिट 4 और टू में कैश अकाउंट 4, 4 ट्रक बेच दिए। नहीं भाई, कितने रुपए के ट्रक बेचे हैं। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि धन मापन अवधारणा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ना। सभी लेन देन को रुपए के रूप में मापा जाएगा, ना कि नंबर्स के रूप में नापा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लेखांकन अवधारणा की, सॉरी लेखांकन की मूल अवधारणा है। मूल अवधारणा, तो अगर मूल अवधारणा की बात करें तो सीधी सी बात है, लेखांकन का मूल क्या है? लेखांकन का मूल है जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो, यानी कि हर पक्ष के दो, हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं। तो मूल अवधारणा क्या होती है भैया? मूल अवधारणा होती है द्विपक्षीय अवधारणा, या ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा, दो पहलू होते हैं, है ना। तो बोलते हैं बेटा द्विपक्षीय अवधारणा, उसे मूल माना जाता है। मूल, पूरी अकाउंट इसी पर मूल है, इसी पर। अब लेखांकन की परंपराओं के कुछ प्रश्न आते हैं। लेखांकन की कुल मिलाकर कितनी परंपराएं होती हैं? परंपरा मीन्स कन्वेंशन, तो 4 कन्वेंशन होती हैं।
उसके अलावा निम्न में से कौन सी लेखांकन की परंपरा नहीं है? डिस्क्लोज करना है, परंपरा है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परंपरा है। ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, थोड़ी सी दिक्कत है। एक है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या है, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है, जिनके प्रमाण होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जिनके प्रमाण होते हैं, उन्हें ही शो करना है। जिन चीजों का प्रमाण नहीं है, उन चीजों को अकाउंट्स में शो नहीं करना, उसे बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिविटी। एक नई देखो परंपरा पता लगी आपको। वस्तुनिष्ठता मीनिंग जिसका आपके पास क्या है, जिसे आप सिद्ध कर सकते हो, है ना, यानी कि जिसका आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ मैंने ये ट्रांजैक्शन की है, उसी ट्रांजैक्शन को लिखना है। जिसका प्रूफ नहीं है उसे नहीं लिखा जाना, उसे बोलते हैं बेटा कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन उपार्जन एक्यूरल को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ना कि परंपरा। ये क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट होता है, ना कि परंपरा। लेखांकन पद्धति को हर वर्ष समान रखना चाहिए। सबको पता है कौन सी परंपरा है। लेखांकन पद्धति को लागत नहीं, वस्तुनिष्ठता नहीं, सतर्कता नहीं, सुसंगत परंपरा। क्या बोल सकते हैं बताओ, क्या? कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। हानि की संभावना को ध्यान में रखना है, पर लाभ को नहीं। भविष्य की हानि को अभी हानि मानना है, बट लाभ को नहीं मानना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोला जाता है टू सॉरी सतर्कता या रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को वित्तीय विवरण में शो करो। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को वित्तीय विवरण में शो करो, यानी कि पूर्ण प्रगटीकरण की अवधारणा पूरी तरह से लेखांकन का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, हाँ जी। वित्तीय विवरण की स्थिति जानना, बिल्कुल ये भी इसका उद्देश्य है। निर्णय लेना, हाँ जी ये भी है। इसका मतलब सच बताओगे बेटा आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिल्कुल कुछ सोचे बगैर एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस का आंसर हो। मनी मेजरमेंट कहता है सब चीज़ों को मनी में मेजर करना है, वही चीज़ें लिखी जाएंगी। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जितना में खरीदा वो लिखा जाएगा। कन्वर्टिज्म क्या है आपके पास, क्या कहता है, फ्यूचर के लॉस को अभी लॉस मानो, फ्यूचर की इनकम को भी इनकम नहीं मानना। नेक्स्ट है ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। मनी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। बिल्कुल भी बेटा मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। ड्यूअल एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का अर्थ है व्यवसाय लगातार चलता रहेगा। अल्पकालीन होता है नहीं, व्यवसाय बंद होने वाला है नहीं, इनमें से कोई नहीं, व्यवसाय लगातार चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जिस वर्ष की इनकम है उसी वर्ष के एक्सपेंस लेने हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेने भैया। तो देखो लास्ट में पूंजी का लाभ से मिलान नहीं, संपत्ति का देयता से मिलान नहीं, आय का व्यय से मिलान करना है। जिस अवधि की आय होगी उसी अवधि के व्यय होंगे, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। लागत मूल्य पर परिसंपत्तियों को दिखाना है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को और क्या कहते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा इसे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार संभावित हानि दिखाते हैं, संभावित लाभ दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं, कोई नहीं। सबको पता है संभावित मतलब भविष्य में होने वाली हानि को अभी से ही हानि मानकर चलना है। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। भविष्य के प्रॉफिट को भी एंटिसिपेट मत करो, लेकिन भविष्य की हानि को अभी दिखा दो। कंजर्वेटिज्म यानी कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है जब वस्तु बेची जाती है, जब नगद प्राप्त हो जाता है, जब खर्च हो जाता है, जब परिसंपत्ति खरीदी जाती है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या कहता है कि जब आपको वास्तव में आप इनकम कमा लोगे तब इनकम लिखा जाएगा। यानी कि जब खर्च होगा तब भी इनकम नहीं है, जब खरीदिए तब भी इनकम नहीं है,
जब पैसे प्राप्त हो गए तब भी इनकम नहीं है। जब वास्तव में वस्तु बेची है, मैंने कहा ना कि मान लो किसी ने हमें एडवांस में पैसे दे दी, तो शुरुआत खरीदूंगा, तो अभी बेटा वो मेरी इनकम नहीं है। जब वो खरीद लेगा तब मेरी इनकम नहीं जाएगी। रिकॉर्डिंग ओनली सिग्निफिकेंट आइटम, उन्हीं आइटम को लिखो जो वास्तव में सिग्निफिकेंट है, जिनका कोई वास्तव में महत्व है, यानी कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सी बेटा? भौतिकवाद या भौतिकता की अवधारणा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का अर्थ है व्यवसाय अनंत काल तक चलतेगा। नहीं बेटा, तो गोइंग कंसर्न है, केवल एक वर्ष की अवधि, बिल्कुल नहीं। लाभ जानने हेतु समय को अलग अलग भागों में विभाजित कर लेना, एक एक साल में या एक एक वर्ष में, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, किस सिद्धांत पर आधारित है? एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ये भाई आपके, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या क्या है? ये बेटा हमारे पास क्या होता है? एसेट्स बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका कारण है ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पहलू इधर एक पहलू इधर, तो हमेशा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार लाभ मान्य तभी होगा जब वस्तु बेच दी जाएगी। बेचने को तैयार है, उत्पादन शुरू हुआ, आदेश मिला नहीं, आदेश मिल गया तो भी हमारी इनकम नहीं है। उत्पादन करना स्टार्ट करें तो भी इनकम नहीं है। वस्तु बनकर तैयार होगी तो भी इनकम नहीं है। जिस दिन बिक जाएगी उस दिन हम मानेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस दिन वस्तु बिक गई उस दिन आपकी इनकम है, जब तक वस्तु बिकी नहीं है तब तक आपकी इनकम नहीं होती। अकाउंटिंग कन्वेंशन का उदाहरण है कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता ये अकाउंटिंग क्या है? कन्वेंशन। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ऑनर एंड बिजनेस को माना जाता है अलग अलग इकाई। बिजनेस एंटिटी यानी कि व्यवसायिक इकाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्यवसाय अलग होता है और बिजनेस। एक्चुअल कॉन्सेप्ट का अर्थ है चाहे नगद हो या उधार हो, दोनों को ही बुकों के अंदर रिकॉर्ड करना है। प्राप्त या देय होने पर आय व्यय की पहचान। प्राप्त होने पर पहचान कोई नहीं, तो सीधी सी बात है, प्राप्त या देय, या तो पैसा मिल गया या पैसा मिलेगा, चाहे उधार में बेचा, अभी नहीं मिला, उधार में बेच तो दिया है ना, मिलेगा तो हमारी इनकम हो गई। यानी कि एक्यूरेट कॉन्सेप्ट कहता है चाहे कैश में बेचो या उधार में बेचो, दोनों ही हमारी इनकम है। तो ये कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ही मान कर चलता है, क्योंकि भविष्य में पैसा मिलना तो है, वो अभी को मान। लेकिन चाहे पैसा प्राप्त हो चुका हो या पैसा मिलना हो, यानी कि कैश में सेल करो या क्रेडिट में सेल, दोनों को ही रिकॉर्ड करना है। किसके अकॉर्डिंग? एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कहता है कि वस्तुओं को, परिसंपत्तियों को दिखाया जाता है वर्तमान मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर या मूल्यांकन मूल्य पर। ना बाजार मूल्य ना मूल्यांकन मूल्य, किस पर दिखाना है आपको? क्रय मूल्य, जितने पर हमने वस्तुओं को खरीदा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसे जोड़ता है? आय और व्यय को, कि जिस महीने की आय है उसी महीने के व्यय लेने। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या? चेंज इन मेथड शुड बी डिस्क्लोज, यह किसने कहा है भाई आपके पास? है ना। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है या कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है पहली बात तो मेथड को चेंज नहीं करना है, अगर करोगे भी तो उस समय क्या करना चाहिए भाई? डिस्क्लोज कर देना चाहिए। पहले बात तो मेथड चेंज ना करें, और करें तो उसे क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। वैसे ही इसका आंसर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपसे, ऑप्शन था नहीं। एरर और फ्रॉड का पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं? लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट। देखो सीधी सी बात है, हमारे साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए देखो ट्रायल बैलेंस से भी फ्रॉड का पता लग सकता है, लेजर से तो पता नहीं लगेगा, जर्नल एंट्री होगी। वैसे नॉर्मली बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी आ जाती है, उससे पता लग जाएगा कि हाँ हमारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है किस सिद्धांत के अनुसार? मैंने बताया था डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? कंजर्वेटिज्म, ड्यूअल एस्पेक्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने बताया कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सॉरी बेटा, सॉरी भाई, इसका आंसर होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंसेस को मैच कराना हो। चलो जी, आज के लिए क्वेश्चन 23 हो गए हैं। बहुत लंबी क्लास तो खैर नहीं हुई, लेकिन काफ़ी जल्दी मैंने
कोशिश की है बेटा समझाने की। चलिएगा इस क्लास को यहीं पर समाप्त। जय हिंद।